हमने पिछले लेक्चर में लिबरलाइजेशन का डिस्कशन कर लिया था, जितने भी सेक्टर रिफॉर्म्स उसमें थे। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म में पहला आपका लिबरलाइजेशन हुआ, अब दूसरा आज हम प्राइवेटाइजेशन की बात हम करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट जब सारी चीजें क्या थी हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत थी, इस चीज को ट्रांसफर कर दिया गया एंटरप्रेन्योर को, जो प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योगपति होते थे, मालिक होते थे, उनको यहाँ पे उस पे से नियंत्रण हटा दिया गया। अब ये कह दिया गया कि ऑनरशिप जो है वो केवल पब्लिक सेक्टर में नहीं रहेगा, उसके अब उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया किस पे, एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को लोग को भी वहां पे उनके लिए एक तरह से फ्रीडम हो गया कि वो अब अपनी चीजों को इसमें उत्पादन कर सकते हैं। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या क्या चीज थी, कि प्राइवेटाइजेशन का मीन कि ट्रांसफर कर दिया किसका, ऑनरशिप, मैनेजमेंट, जो पहले पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से होती थी, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। केवल ट्रांसफर नहीं किया, कर दिया, उसका कंट्रोल भी जो है, अब उस पर नियंत्रण जो है पब्लिक सेक्टर का नहीं, उसके जगह पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे धीरूभाई अंबानी हैं, ऐसे लोगों को ये चीजों को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर को दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया कि अब पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी चीजों को उत्पादन करेगा, और उसपे से नियंत्रण भी सरकार ने अपनी हटा दिया। तो इसको सीधे ही कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मेन रोल क्या था? प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे मेन इसका रोल क्या था कि प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल इसमें आ गया इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। किस चीज में? भारत की जो कंट्री की जो इकोनॉमिक थी उसमें अब पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर का रोल महत्वपूर्ण हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर रोल हो गया प्राइवेट सेक्टर का हमारी भारतीय इकोनॉमिक में। अब प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इनटू टू वेज। ये प्राइवेटाइजेशन जो है दो तरीके से चीजों को किया गया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। पहला क्या किया कि ऑनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर की जो ऑनरशिप थी, जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी, वो किसको दे दिया गया? कंपनीज के मालिक को, यानी प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर को तो पहला काम तो ऑनरशिप हटाई गई। ऑनरशिप जो पहले पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के अंतर्गत होती थी, अब उन्होंने क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को कर दिया। अब इस कंपनी का मालिक जो है उसको उस चीज का ऑनरशिप होगा। दूसरा जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, पीएसयू नाम सुना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडर डेवलपमेंट, अंडरटेकिंग, सॉरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें क्या है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयू बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी। अब जो बेचने की जो थी वो पीएसयू टू द पब्लिक। अब ये क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पब्लिक के पास हुई, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। दूसरा वे इनका ये था कि प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी, जो बेचने की जो इक्विटी की बात करता है, जिसमें कि असमानता की बात करता है, ऑफ पीएसयू टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ट्रांसफर किसमें हो गया? पब्लिक के पास हो गया, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये इसका रोल था। और क्या पर्पस था इसका? द पर्पस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन वाज मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इस प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन लाने का मेन मकसद क्या था, क्या एम था? तो केवल ये था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ये दो ही मेन मकसद था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे और जो है फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, तो हमारे चीजों का आधुनिकीकरण करना। अब चौथा, जब इसको एक तरह से जब कोई काम करते तो किसी चीज को रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये जो मैं 1 जनवरी 2020 में चीजें ये लागू की गई, तो इस इंडस्ट्रीज को, इस प्राइवेटाइजेशन को अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। जैसे क्लास में हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है, उससे वीक कौन है, सबसे कम वीक, या जो अच्छे बच्चे हैं तो उसमें जो खराब है सबसे ज्यादा खराब क्या। तो जो हम इस तरह का क्लास में जो बाइफर्केशन करते हैं, इसी तरह इस प्राइवेटाइजेशन में एक चीज लागू की गई कि जैसा जिसका दर्जा होगा उसी तरफ से उसको अवॉर्डेड किया, रिवॉर्ड किया जाएगा। तो जैसे 10
जो नंबर जिसको मान लो दे रहे हैं, तो 10 जो है महारत्न, 14 जो है नवरत्न और 74 जो है मिनी रत्न। जैसे मान ली अब इसमें सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? महारत्न। उससे छोटा कौन से? नवरत्न। और सबसे छोटा कौन है? मिनी रत्न। तो ये नाम से इनको रिवॉर्ड दिया गया इस प्राइवेटाइजेशन के आने से, कि अगर आपको 10 लोगों को महारत्न दिया गया, कि 14 लोगों को नवरत्न के नाम से, और ये 74 जो है मिनी रत्न के नाम से। तो ये कैटेगराइज करके प्राइवेटाइजेशन का यहां पे आगमन हुआ। तो दो चीजें आपकी हो गई, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। अब तीसरी हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? आपने एल और पी पढ़ लिया, अब जी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, अब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो बाउंड्रीज हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन मींस integrating the national economic with the world economic through removal of barriers on international trade and capital movement। इसको ध्यान से समझिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि यहां जनरली ट्रेड की बात हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के मतलब कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी थी, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड के ट्रेड के साथ इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। हम पहले क्या था? सभी रिस्ट्रिक्शन था पहले कि हम अपना व्यापार हम बाहर नहीं करेंगे, हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो हम बाहर की दुनिया के बारे में जान ही नहीं रहे, बाहर की दुनिया से हम बाहर हो गए। तो इस ग्लोबलाइजेशन के आने से अपनी इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी के साथ जो मैच किया गया, मिला दिया गया, जिसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक। विश्व की इकोनॉमी के साथ भारत की इकोनॉमिक को जो मिला दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया गया, और जो बैरियर्स लगे थे, जो जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगा था, उसको हटा दिया गया। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारी ट्रेड पे या कैपिटल मूवमेंट पे, कि फॉरेन कंट्री का व्यक्ति हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, हम बाहर व्यापार नहीं कर सकते हैं, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन पहले लगे हुए थे 1950 से लेकर 1990 के बीच में। लेकिन जब 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जब इकोनॉमिक में क्रांति आई, तो तब आगमन किसका हुआ? लिबरलाइजेशन का हुआ, प्राइवेटाइजेशन का हुआ, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन का हुआ। तो तीनों का आइडिया मैंने बता दिया कि लिबरलाइजेशन जो सरकार का नियंत्रण था, कहां से रिस्ट्रिक्शन था, वो हटा दिया गया। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था पूरी तरह से, अब उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वहां प्राइवेटाइजेशन का आगमन हो गया। अब तीसरी बात, अगर हम ट्रेड की बात करें, तो यहां ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन फॉरेन कंट्री में व्यापार करने के लिए और फॉरेन कंट्री वालों को यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उस चीज को हटा दिया गया। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। देखिए फिर से पढ़िए, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय जो हम व्यापार करते थे, और कैपिटल मूवमेंट का मतलब कि हम अपनी चीजों को इन्वेस्ट करें। फॉरेनर हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, हम बाहर कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। इस तरह के जो बैरियर्स लगे थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उसको सरकार ने हटा दिया व्यापार पर से। अब हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटिंग हो गई, यानी उसके साथ मिलान हो गया, मिला दिया गया। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन, वर्ड देखिए, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, देखिए सब ये कीवर्ड है, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब इसको समझिए, इस चीज को, हमारे यहां सब ये सब नियंत्रण, ये सारी चीजें, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। इस ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि ये एक ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सामाजिक और हमारा भौगोलिक, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज थे, कि हम व्यापार नहीं कर सकते थे, हम सामाजिक, हम कोई टूर नहीं कर सकते थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हम उस बाउंड्री लाइन के आगे हम क्रॉस नहीं कर सकते थे। ये अमेरिका का बाउंड्री लाइन है, ये इंग्लैंड का बाउंड्री लाइन है, हम वहां जा नहीं सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इस ग्लोबलाइजेशन के आने से इसमें क्या हुआ, ये सारी चीजों को हटा दिया गया, इस बाउंड्री को खत्म कर दिया गया, जिसको हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड भी कहते हैं। कि अब बॉर्डर हमारे लिए कोई नियंत्रण नहीं है, कि हम इसके उस पार नहीं जा सकते हैं, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम अपना सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं, हम अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन थे, ये सबको हटा दिया गया। इसलिए कभी कभी एक नंबर के
नंबर क्वेश्चंस में आता है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्या है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे इस तरह का कि जो इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जहां से हटा दिया गया, उस ग्लोबलाइजेशन के तहत उसको हम क्या कहते हैं, जो एम्स थे, तो उसको कहते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। इस ग्लोबलाइजेशन के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, व्हाट आर द चेंजेस, इसको वन बाय वन हम बात करेंगे। पहला तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज विथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले सब चीजें मना था कि हम बाहर से विदेशी का मशीन नहीं खरीद सकते हैं, विदेशी से हम कोई हाई टेक्नोलॉजी को हायर नहीं कर सकते हैं, हम कोई हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को फॉरेनर यहां डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें पहले रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के आने से ये सारे द्वार खुल गए। ये हाई टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ आ गई और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश हो गई, और क्या, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जिसका यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो पहला फायदा इस ग्लोबलाइजेशन से यही हुआ कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज यहाँ एस्टेब्लिश हो पाई। तो फर्स्ट तो ये फायदा हुआ। दूसरा, हाँ, इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इज अलाउड। पहले क्या था कि विदेशी यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि नहीं, अब 51% फॉरेनर भी अपने यहां इन्वेस्ट कर सकता है। अब जिसको हमने एफडीआई और एफआईआई कहा, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इस ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत कि 51% फॉरेनर भी अपनी चीजों को यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, हाई टेक्नोलॉजी यहाँ आ सकती है, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की स्टेब्लिशमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकता है 51%। ये ग्लोबलाइजेशन के आने से हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड बाय हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज अप टू ए सम ऑफ ₹1 करोड़। अब ऑटोमेटिक, इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 1 करोड़ तक की कोई इन्वेस्टमेंट अपना फॉरेनर हमारे कंट्री में करना चाहता है तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्यों हो पाया, केवल इस ग्लोबलाइजेशन के होने से। जब हमने सारा नियंत्रण हटा दिया तो 1 करोड़ तक की परमिशन दे दिया गया कि विदाउट एनी टेक परमिशन दैट फॉरेनर इन्वेस्ट इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री। क्लियर। तीसरा, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियन। अब पहले क्या होता था कि हमको फॉरेनर कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें टेक्निकल एरर आ गया, कुछ हो गया, तो उसमें हमको फॉरेन से ही मैकेनिस्ट को बुलाना पड़ता था, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था। वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया कि अगर फॉरेनर कोई टेक्नीशियन को आप बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये केवल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चौथा, रुपीज वॉज मेड पार्शियली कन्वर्टेबल इन 1992-93 एंड फुली कन्वर्टेबल इन 93-94। अब इसको समझिएगा, पार्शली और फुली कन्वर्टेबल क्या होता है। जैसे पहले क्या रिस्ट्रिक्शन था, जैसे मान ली हम अपनी रुपीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम रुपीज, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतने ही रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियली कन्वर्टेड, यानी पार्शली कन्वर्टेबल। हम कोई भी डॉलर इतना नहीं, जितना चाहें उतना जाके वहां पे अपनी रुपीज को हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इस चीज को 1992-93 में ये पार्शियली था, लेकिन 1993-94 में इसको फुली कन्वर्टेबल कर दिया गया कि अब आपके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहां पे जितना चाहें आप अपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जितना चाहे का मतलब ऐसा नहीं कि आप करोड़ों अरबों रुपए ले जाके कन्वर्ट करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। बट एक जो रिस्ट्रिक्शन था नॉर्मल कि आप इतना ही, उन्होंने एक अमाउंट बता दिया, तब पहले पार्शियली जो था, अब उसको उन्होंने हटा दिया कि आप अपने फ्री हो, आप जितना चाहो आप अपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्यों हो पाया, केवल ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब पांचवा, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड एंड अलाउड मार्केट फोर्सेस टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इस चीज को समझिए, मैंने पहले बताया था कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया कि एक्सटर्नल ट्रेड एंड अलाउड मार्केट। पहले क्या होता था कि किसी भी वस्तु की प्राइस का डिसीजन या डिसाइड या डिटर्मिनेशन ये कौन करता था, ये गवर्नमेंट करती थी। अब गवर्नमेंट ने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से, इस ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत इन्होंने कर दिया, फ्री कर दिया कि अब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु की का दाम डिसाइड सरकार नहीं करेगी। उन्होंने टोटली मार्केट पे छोड़ दिया। मार्केट
प्राइस क्या होता था कि मार्केट फोर्स क्या होता था कि जहां पे एक सेलर होता है और एक बायर होता है, इन दोनों की और उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, उनकी टोटली डिमांड और सप्लाई पे। तो बायर जो होता है वो डिमांड करता है, सेलर जो है वो सप्लाई करता है। तो जब दोनों के आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम यानी कि प्राइस का निर्माण होता है। तो सरकार ने कह दिया कि ये चीजें एक्सटर्नल ट्रेड एंड अलाउड मार्केट फोर्स है, उन्होंने इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन था हटा दिया, कंट्रोल हटा दिया और कहा कि अब मार्केट फोर्सेस टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और जो निर्यात है वो टोटली मार्केट फोर्स के आधार पर ही आपकी प्राइस डिसाइड होगी, वो अपने दांव से ही हटा लिया। तो ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे अगर ये पूछा जाए आपसे कि ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या क्या चेंजेस हुआ इंडियन इकोनॉमिक में, तो पहला आपका चेंजेस हुआ पहला आपका हुआ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज विथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो और दूसरा हुआ ऑटोमेटिक परमिशन। अब आपको 1 करोड़ तक के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी फॉरेनर को यहाँ पे इंडस्ट्री के रूप में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेनर टेक्नीशियन को बुलाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। जो पार्शियली जो हम अपने रुपीस को डॉलर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था कि इतना ही अमाउंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको अपने ने वहां से हटा दिया कि आप जितना चाहें आप अपने रुपीस को डॉलर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो प्राइस डिसाइड करती थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत ये परिवर्तन लाया गया कि उसमें अब आप प्राइस जो है मार्केट फोर्स के आधार पे, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो मार्केट फोर्स पे होगा, न कि अब गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी। तो और ये चीजें 5 आपके चेंजेस आए इस इंडियन इकोनॉमिक में। अब अगर हम इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में पढ़ लें कि फेवर, भाई कुछ चीजें फेवर होती है कुछ अनफेवर होती है, तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या था और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में कुछ स्टेक होल्डर्स के क्या कहने थे, कुछ स्कॉलर के क्या कहने थे। जैसे पहले कि अगर इस ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या हुआ, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के आने से मार्केट में एक एक्सपोजर मिला, ग्रेटर एक्सेस एक ग्लोबल मार्केट, मतलब विश्व की बाजार में हमें एक बहुत बड़ा एक्सेस मिला, एक एक्सपोजर मिला इस ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से। दूसरा क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी, हम इससे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इंटरेक्शन हो पाया। तीसरा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उसका फ्यूचर क्या हुआ, एक लार्ज इंडस्ट्रीज को अपने एस्टेब्लिश करने के लिए, मार्केट अपने डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बढ़िया भविष्य का निर्माण हुआ, फ्यूचर डेवलपमेंट। बेटर प्रोस्पेक्टस फॉर स्किल्ड पीपल टू इंक्रीज देयर अर्निंग, और इससे क्या हुआ, जो स्किल्ड पीपल थे उनके लिए उनकी आमदनी का एक अच्छा जरिया मिला, उनको एक्सपोजर ज्यादा मिला, अपने इनकम को बढ़ा सकते थे कि दूसरे, हम फॉरेन में भी जाके हम बिजनेस कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके वजह से क्या हुआ, हमारी इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ। तो ये तो इसके फायदे हुए, ये फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगेंस्ट भी होंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्यूरेसी मोर टू डेवलप नेशन, यहां पे इनका कहना है कुछ स्कॉलर्स के कि इस ग्लोबलाइजेशन के आने से डेवलपिंग कंट्री को फायदा नहीं हुआ, डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ने उनका जो भी प्रोडक्ट है अब डेवलपिंग कंट्री तो उसको झक मार के खरीदेगी। तो इनका कहना था कि एक्यूरेसी मोर टू डेवलप कंट्री, ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइजेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्री। अब जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है अपने प्रोडक्ट को, वो चीजों को बेच रही है, अब उसकी क्वालिटी जो भी हो, तो पुअर अफ्रीका है, इंडिया है, पीपल को क्या हुआ, उनको उनकी उसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो इसका एक ड्रॉबैक था। मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमॉन्ग नेशन, इसमें और क्या हुआ, डिस्पैरिटीज, मतलब अब किसी कंट्री का ज्यादा डेवलपमेंट है और किसी कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है। तो मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस किसकी, डिस्पैरिटी, कोई बहुत ज्यादा कंट्री बहुत रिच है और कोई कंट्री बहुत लो है। तो इसका भी एक ड्रॉबैक रहा इसके अगेंस्ट में, इन स्कॉलर्स के कहना है इनका कि इसके वजह से डिसएपैरिटी, मतलब दोनों का असमानता, यानी कि वो अप एंड डाउन की बात कर रहे हैं। और इन डेवलपिंग कंट्रीज कंजम्पशन फोर्स टू फोर्स कंपिटिटर, और डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक कंपटीशन की चीजें ज्यादा मतलब हो गई, डेवलप कंट्रीज आर फोर्स टू फेस कंपटीशन, और जो डेवलपिंग कंट्री थी उनके लिए क्या, कंपटीशन का एक ज्यादा
मार्केट बना कि यहाँ पे कंपटीटर एक से एक है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए एक इस चीज का सामना करना पड़ा जो इनका कहना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आज मैं केवल ग्लोबलाइजेशन, तो यहां पे ग्लोबलाइजेशन की बात होगी, प्राइवेटाइजेशन, तो ये तीन चीजें यहां पे समाप्त हो गई जिसको हम एलपीजी कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया, ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हुआ और दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम फेवर में बात करें ग्लोबलाइजेशन की तो क्या क्या फायदे हुए, और अगर हम उसके अगेंस्ट की बात करें तो क्या क्या इससे नुकसान हुए या होने के चांसेस हैं। इस पे कुछ स्कॉलर्स का ये कहना था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का आउटसोर्सिंग। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम बाहर से लेंगे, आउटसोर्स करेंगे, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।